बच्चों नमस्कार, मेरा नाम धर्म सिंह है और स्वागत करता हूं एक बार फिर अपने YouTube मंच विराट गुरुकुल पर। बच्चों जैसे कि हमने आपसे वादा करा था कि आपको हिंदी के पूरे चैप्टर और उसकी प्रैक्टिस सेट कराएंगे, तो उसी क्रम में हम आज दूसरा आपका चैप्टर लेके आए हैं जिसका नाम है वर्णमाला। बच्चों इस वर्णमाला के अंतर्गत हम इसे दो पार्ट में डिवाइड कर रखा है हमने। पहले हिस्से में हम आपको स्वर पढ़ाएंगे और दूसरे हिस्से में व्यंजन। स्वर पढ़ाने के बाद प्रैक्टिस सेट होगा और व्यंजन पढ़ाने के बाद भी आपका प्रैक्टिस सेट जारी रहेगा। तो हमारे साथ जो है कनेक्टिविटी बनाए रखें। देखिए सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं वर्णमाला की। वर्णमाला के अंदर एक शब्द है वर्ण। देखो बच्चों, जो वर्ण है वो ध्वनि का सबसे छोटा रूप माना जाता है। इस तरह के प्रश्न आते हैं एग्जाम में कि ध्वनि का सबसे छोटा रूप क्या है, तो बच्चों वर्ण है। उसके बाद वर्ण का शाब्दिक अर्थ क्या है। वर्ण का शाब्दिक अर्थ रंग भी होता है, जाति भी होती है और एक अक्षर या इसको हम कह सकते हैं एक अंक भी वर्ण का पर्याय होता है। आप ये बात ध्यान रखें। प्रश्न ये आएगा एग्जाम में कि वर्ण का अर्थ इनमें से क्या नहीं है, तो तीन ऑप्शंस में ये रहेंगे आपके सामने, रंग, जाति, अक्षर या अंक हो सकता है, और एक अदर ऑप्शन वो आपके सामने रखेगा आपको कंफ्यूज करने के लिए। तो ध्यान रखेंगे बच्चों कि वर्ण का अर्थ जो है वो रंग, जाति और अक्षर होता है और ध्वनि का सबसे छोटा रूप वर्ण कहलाता है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलेंगे। अब यहां हम इस स्लाइड के ऊपर ये डिस्कस करेंगे कि हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण होते हैं बच्चों। देखिए हिंदी वर्णमाला के अंदर कुल वर्णों की संख्या 52 है। हालांकि जब मैं अपने नेक्स्ट चैप्टर में आपको वर्णमाला का व्यंजन पार्ट पढ़ाऊंगा तो उसमें और अच्छे से हम डिस्कस कर लेंगे इस संदर्भ में। फिलहाल हिंदी वर्णमाला के अंदर 52 वर्ण है। इन 52 वर्ण का अगर हम सही तरह से डिवीजन करें तो इसमें 11 स्वर होते हैं। 11 स्वरों में ह्रस्व और दीर्घ स्वर शामिल है। स्वर ही आज का हमारा चैप्टर भी है क्योंकि हमने दो पार्ट में करेंगे, एक स्वर और एक व्यंजन में। तो बच्चों 11 हमारे पास स्वर्ण है और व्यंजनों की संख्या है 33। प्रश्न आता है ये भी, वर्णमाला में कितने वर्ण है और व्यंजनों की संख्या कितनी है। अगर इन व्यंजन का हम डिवाइड करें, इनको पार्ट में रखें, तो इसमें 25 ऐसे व्यंजन हैं जो स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। यहां स्पर्श का मतलब यह है बच्चों कि उच्चारण के जो स्थान है, जैसे जीवा हो गई है, हमारी जीभ हो गई है, ये जहां जहां रगड़ खाती है, इसके संघर्ष से जिन वर्णों का उच्चारण होता है, इसी वजह से इसका नाम स्पर्श व्यंजन रखा गया है। उष्म व्यंजन ये 4 होते हैं, श, स और है। यानी उष्म माने गर्मी होती है या फिर एक तरह से हीट होती है। इसमें इन शब्दों की, इन वर्णों के उच्चारण से एक तरह से हमारी ध्वनि से ऊर्जा निकलती है या ऊष्मा निकलती है, इसी वजह से इन्हें उष्म व्यंजन कहा जाता है। फिर अंतस्थ व्यंजन भी 4 हैं, य, र, ल और व। इनको अंतस्थ इसलिए बोला गया है क्योंकि न तो ये जीवा के पिछले हिस्से से बोले जाते हैं और न ही अगले हिस्से से, बल्कि इनका उच्चारण स्थान बीच में है। आप एक बार प्रैक्टिस करके देखें। अगर आप बोलने की कोशिश करें य, र, ल, वो, तो आपको ये महसूस होगा कि ये वर्ण कहीं बीच से ही उच्चारित हो रहे हैं बच्चों। उसके बाद हमारे पास 2 आगत वर्ण हैं। इन आगत वर्णों को उत्क्षिप्त भी कहा जाता है। आगत वर्ण ड और ड़ है, अंक की बिंदी आएगी, यहां पर ध्यान रखना। अब यहां ये प्रश्न है, आगत का मतलब यहां ये है जो वर्ण अन्य भाषाओं से लिए जाते हैं। जो वर्ण अन्य भाषाओं से लिए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं, आगत वर्ण, किसी भी भाषा से हो चाहे। उत्क्षिप्त इनको नाम दिया गया है इसलिए क्योंकि यहां पर जीवा नोक की तरह, नोक के आकार में होकर ऊपर तालू पर टकराती है बच्चों। आप बोल के देखोगे ड, ढ। इसी वजह से यहां से एक प्रश्न आता है कि किस एक शब्द में उत्क्षिप्त वर्णों का प्रयोग किया गया है। और सबसे चर्चित जो शब्द है मैं बताऊं आपको, वो है पढ़ाई। आपके सामने कई सारे शब्द लिखेगा,
जो एग्जामिनर है, और उसमें पूछेगा कि बताओ इनमें से कौन सा उच्छिष्ट वर्ण इस्तेमाल हुआ है इस शब्द में, तो आपको शब्द बता देना है कि पढ़ाई है, क्योंकि इसमें ढ आया है। अगर लड़ाई शब्द आ रहा है तो उसमें भी ड आएगा, यहां ड और यहां पर ड, तो इस तरह से आप ध्यान रखेंगे। अगली बात, दो वर्ण हमारे ये हो गए आगत वर्ण, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है 4 संयुक्त वर्ण। देखो हमारे पास ये 4 संयुक्त वर्ण हैं, छ से छत्री, ग से ज्ञानी, श से श्री और तै से त्रिशूल, ये आपको पता ही होगा। और ये भी किन्हीं 2 वर्णों के उच्चारण से मिलकर बने हुए हैं, ये मैं आपको व्यंजनों में ही पढ़ाऊंगा बाद में। उसके बाद हमारे पास अगले 2 वर्ण हैं जिनका नाम है अयोग वाह। ध्यान रहे बच्चों, प्रश्न आता है कि वो कौन से वर्ण हैं जो न तो स्वर हैं और न ही व्यंजन हैं बच्चों। तो आप ध्यान रखें कि अयोग वाह जो है वो न तो स्वर होते हैं न व्यंजन होते हैं। अब इनके अंदर ये जो अंकी बिंदी होती है कहीं पर भी, जैसे कि हमने यहां पर लिख दी, मैं लिख दिया यहां पर, आप समझ लो करो, तो ये जो अंकी बिंदी है ये अनुस्वर कहलाती है, अनुस्वार, जबकि ये जो है 2 बिंदु ये विसर्ग कहलाते हैं। ध्यान रखना बच्चा, ठीक है, ध्यान रखेंगे आप, ये विसर्ग कहलाते हैं। तो इस तरह से अगर हम अपने 52 वर्णों का डिवीजन करें तो 11 स्वर, 33 व्यंजन, कितने हो गए 44, 2 आगत वर्ण है 46, इसमें 4 वर्ण है हमारे संयुक्त, हो गए 50, और 2 अंतिम वर्ण बचे हैं अयोग वाह, तो हो गए 52। तो इस तरह से वर्णमाला का डिवीजन किया गया था। अगले चैप्टर पे आगे हम देखेंगे स्वर। अब हमें यहां आपको स्वर पढ़ाऊंगा मैं आपको, यानी कि इस का पहला पार्ट है ये एक तरह से वर्णमाला का। स्वरों की परिभाषा क्या है बच्चों? देखियो, जो वर्ण किसी दूसरे वर्णों की सहायता के बिना उच्चारित होते हैं वो स्वर कहलाते हैं, यानी कि इनके उच्चारण में किन्हीं और वर्णों की आवश्यकता नहीं होती बच्चों। जैसे कि ए, आ, ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, इस तरह के ये वर्ण हैं जिनकी संख्या 11 है, आप ध्यान रखा। वैसे तो इनका उच्चारण कुछ ऐसे होता है, ए, आ, ई, उ, क्योंकि 2 बार हम वर्णों को जब जोड़ते हैं ए और ए को तो वो आ बन जाता है, यानी आ बन जाता है, आप ध्यान रखें। तो हमारे पास कितने वर्ण हैं? 11, और ये 11 वर्ण स्वर हैं हमारे, इसका मतलब स्वरों की संख्या हमारे पास कितनी है? 11 है। अब इन स्वरों के अंदर आप ध्यान रखें कि इसमें कुछ स्वरों का डिवीजन किया गया है। जैसे कि आप यहां ध्यान रखें, औ और औ, यहां पर एक वर्ण आता है इनके बीच में जिसको हम ओ कहते हैं। अब ये औ आगत वर्ण है, ये भी आगत मैंने अभी बताया आपको कि ये विदेशी भाषाओं से लिया गया वर्ण होता है। हम इसका अक्सर इस्तेमाल कहां करते हैं? जैसे कि डॉक्टर, देखो ना तो चंद्र बिंदु होता है, यहां सिर्फ औ इस्तेमाल होता है इसके अंदर, तो ये डॉक्टर जैसे शब्द में इस्तेमाल होगा, कंडक्टर में होगा और कई जगह इस्तेमाल होता है बच्चों, ध्यान रखना। प्रश्न पूछा जाता है कि औ का स्थान वर्णमाला में यानी स्वरों के बीच में कहां पर होता है, तो आप बताओगे औ और औ के बीच में ये होता है। एक बात मैं और बताऊं इस स्वर के बारे में, यहां पर रिरी एकमात्र ऐसा वर्ण है जिसका प्रयोग केवल संस्कृत में होता है बच्चों, ध्यान रखना, हिंदी में नहीं होता। आप ये बात समझ लेना, जब आप तत्सम और तद्भव पढ़ रहे हो और कहीं पर भी आपको रिरी दिखे तो इसका मतलब ये समझ लेना कि ये शब्द तत्सम है, ध्यान रहेगा। उसके बाद उच्चारण के आधार पर हम और मात्रा के आधार पर स्वरों का डिवीजन करें तो ये 3 प्रकार के हैं बच्चों। पहला, या तो हम कहेंगे हासु स्वर या इसी को हम मूल स्वर कहते हैं। मूल स्वर इसलिए क्योंकि इन्हीं स्वरों से अगले स्वरों का निर्माण हुआ है। तो हासु स्वर कौन से हैं हमारे? अ, छोटी ई, छोटा ऊ और एक और मैंने बताया है रिरी, यानी कि ये 4 जो हैं वो क्या हैं? वो आपके हासु स्वर हैं बच्चों, या इनको हम कह सकते हैं मूल स्वर हैं, ध्यान रहेगा आपको। उसके बाद हमारे दीर्घ स्वर, और इनकी संख्या कितनी है ये देख लो आप, 4 है।
दीर्घ स्वर या द्विमात्रिक, यानी दो मात्राएं जिसमें इस्तेमाल हो। तो ऐसे जो वर्ण बच गए हमारे आ, ई, उ, ए, ऐ, औ, तो ये हमारे 7 वर्ण ऐसे हैं जो कि दीर्घ स्वर में काउंट होते हैं। 7 और 4 11, वही 11 स्वर हमारे सामने है। एक तीसरी कैटेगरी होती है बच्चों प्लूत वर्ण की या फिर त्रिमात्रिक की। आप ध्यान रखना, जब हम किसी शब्द का उच्चारण एक दीर्घकालिक तरीके से करते हैं तो वहां पर जो है प्लूत या फिर त्रिमात्रिक वर्ण वो कहलाते हैं। जैसे कि राम, ये 3 बार इस्तेमाल हुआ है, ये मात्राओं की संख्या है। ओम, ये भी 3 बार इस्तेमाल होता है। तो इस तरह से जितना लंबा हम किसी शब्द का उच्चारण करते हैं वहां पर जो है प्लूत वर्ण कहलाता है। और त्रिमात्रिक इसलिए क्योंकि यहां पर 2-2 मात्राओं का जोड़ आपको दिखाई दे रहा है। आगे चलते हैं बच्चों, देखिए अब आप ये देखें, ह्रस्व दीर्घ स्वर के उपरांत आप देखेंगे कि संयुक्त स्वर उनकी संख्या होती है 4। इस तरह के प्रश्न यूपी पुलिस में और यूपी SSS में जरूर आते हैं, ध्यान रखो बच्चों। अब ए का निर्माण किससे हुआ है? अगर आप इसे बोल के देखो तो इसकी ध्वनि के अंदर, इसकी प्रोनाउंसिएशन के अंदर हमको ये बहुत साफ दिखता है। आई को हम क्या कहते हैं? आई। तो किससे मिलके बना है? ए और ई से। उसके बाद ए और ए से, आई ओए। ओ किससे मिलके बना है? औ, ए और ऊ से। उसके बाद ओ, ए और औ से। ये बहुत ही खास है बच्चों, ध्यान रखना। कई बार पूछा जाता है इनमें से संयुक्त स्वर कौन है या फिर इनमें से संयुक्त दीर्घ स्वर कौन है। तो आप ये ध्यान रखेंगे, ये सब संयुक्त या फिर दीर्घ स्वर होते हैं। अगली बात पे चलेंगे। यहां पर स्वरों का उच्चारण स्थान हम देखेंगे बच्चों। देखो, हमने व्यंजनों का जब हम उच्चारण स्थान देखेंगे वो अलग कराऊंगा मैं आपको, और यहां पर केवल स्वरों का उच्चारण स्थान देखेंगे, यानी कि स्वर किस हिस्से से बोले जाते हैं। जैसे कि कंठ द्वारा उच्चारित वर्ण होते हैं हमारे 2 स्वरों के अंदर, खासकर ए और आ। अगर आप बोल के देखोगे तो इनका उच्चारण कंठ के अंदर से होता है बच्चों। उसके बाद तालु। तालु का मतलब है हमारा ऊपरी हिस्सा मुख का, वो होता है ई और ई और ई, यानी छोटी ई और बड़ी ई दोनों की दोनों तालु हैं। मूर्धा या फिर मूर्धन्य। मूर्धन्य का मतलब होता है, ध्यान रखने आप, मूड़ी जीवा। मूड़ी जीवा यानी जब आपकी जीवा वो मुड़कर तालु के ऊपर टकराए तो ऐसे वर्ण जब उच्चारित होते हैं तो उनको हम मूर्धन्य या मूर्धा कहलाते हैं। ये है रीरी। आप बोल के देखो रीरी, तो जुबान जो है उल्टी होके तालु के ऊपर टकराती है। अब कुछ ऐसे वर्ण भी हैं जो 2 स्पर्शों की सहायता से उच्चारित होते हैं, जैसे कि कंठ के और तालु के आपस में टच होने से ए और ऐ, इन दोनों शब्दों का उच्चारण होता है। कई बार प्रश्न आया एग्जाम में, आप देखेंगे कि ए और ऐ जो है वो पूछा जाता है कि उनका उच्चारण स्थान क्या है। तो केवल एक नहीं है, आप ध्यान रखना, कंठ और तालु दोनों है। अगली बात पे चलेंगे। कंठ और ओष्ठ मिलकर 2 उच्चारण करते हैं औ और औ का। आप बोल के देखो, यहां पर हमारे जो ओष्ठ यानी हमारे होठ हैं वो भी उच्चारण में सहभागिता करते हैं, और साथ में कंठ का तो काम आपको पता है उच्चारित करना है ही है। तो कंठ ओष्ठ उच्चारित है हमारे औ और औ। केवल ओष्ठ उच्चारित, छोटा ऊ और बड़ा ऊ, औ और औ, ध्यान रखना। तो ये ओष्ठ है। अनुनासिक स्वर, देखिए बच्चों, अनुनासिक स्वर वो होते हैं जिनका उच्चारण नाक की सहायता से होता है। तो यहां पर ये नहीं है वर्ण, यहां पर अह और अंगा, ये दोनों वर्ण नाक की सहायता से उच्चारित होते हैं, या फिर कह सकते हैं हम ये नासिक्य वर्ण भी हैं। नासिक्य, ध्यान रखें बच्चों आप, नासिक्य वर्ण भी ये कहलाते हैं। आगे चलते हैं। ठीक है बच्चों, तो
इसी के साथ हमारी कक्षा यहां पर समाप्त होती है आज की, और निश्चित रूप से हम नेक्स्ट प्रैक्टिस में मिलेंगे आपके साथ, और तब तक के लिए धन्यवाद।